नमस्कार साथियों। जब मैं अपने चैनल के डैशबोर्ड को देखता हूँ तो उसके अंदर दिखता है सब्सक्राइबर बढ़ गए। कभी 200 बढ़ जाते हैं, कभी 150 बढ़ जाते हैं। तो सीना चौड़ा हो रहा है, और सीना चौड़ा होने के साथ साथ जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है उस तरह से लालच बढ़ रहा है। तो भाई साहब, इस लालची आदमी की मदद करिए आप लोग, और सब्सक्राइब करते चलिए। चैनल बढ़ेगा तो बहुत चीज़ें बढ़ेंगी, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी आशाएं हैं कि उन प्लान जो भी हम करना चाहते हैं उसको करने में कामयाब होंगे। हम लोग गीतों से आपको सराबोर करेंगे, फिल्में भी हम आपको YouTube पर दिखाएंगे, अच्छे अच्छे कलाकारों की फिल्म दिखाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको साहब किस किस को तो आप वोट दे आते हैं। अरे हमें ही दे दीजिए अपना वोट, अपना फेवर। तो ज़्यादा लालच ठीक नहीं है, बस इतनी ही रिक्वेस्ट काफ़ी है। देखिए, श्री गणेश या गणेश श्री मतलब GS, और उसके बाद T जोड़ लीजिए आप लोग अपने मन से। तो बात कर लेते हैं थोड़ी GST पर। GST का प्रपोजल कांग्रेस कहती है कि हमने बनाया, और लागू तो खैर मोदी जी ने किया ही। और ये GST का प्रपोजल ऐसा कुछ नया नहीं है। जैसे कंप्यूटर लाए राजीव गांधी कंप्यूटर लाए, तो हम नेपाल गए तो वहाँ देखा वहाँ भी खूब कंप्यूटर चल रहा है, और देश में गए तो देखे वहाँ पे भी कंप्यूटर चल रहा है। तो हमको लगा कि यहाँ तो राजीव गांधी आए नहीं थे, नेपाल में या ताइवान में या बैंकॉक घूमने भी हम गए थे। बैंकॉक में तो वहाँ तो राजीव गांधी गए नहीं, तो वहाँ कैसे कंप्यूटर आ गया। ऑप्टिक फाइबर का जोर मचा, हम लोग भी फैक्ट्री खोल लिए, ऑप्टिक फाइबर की एसेसरीज बनाने लगे, धड़ाधड़ ऑप्टिक फाइबर की लाइन बिछाई जाने लगी। कौन लाया? राहुल गांधी। लेकिन अमेरिका में, यूरोप में, छोड़िए अमेरिका यूरोप छोड़िए, छोटे छोटे देश में ऑप्टिक फाइबर बिछ रहा है। वहाँ तो नहीं गया कोई, लेकिन बिछ तो रहा था। अब होता क्या है कि दुनिया में ये ग्लोबल विलेज है, बहुत छोटी दुनिया है। जब कोई नई चीज़ आती है तो वो पूरे दुनिया में छा जाती है। कंप्यूटर आया वो छाया, नेट आया वो छाया, नेट को चलाने के लिए टेलीफोन की क्रांति हुई, उसमें ऑप्टिक फाइबर सबसे सशक्त माध्यम था, वो आया। तो जो भी नई चीज़ आएगी वो आएगी, उस समय का जो भी नेता होगा उसको श्रेय दिया ही जाना चाहिए, और उसको श्रेय दिया जाता है। उसी तरह से GST भी कोई नई चीज़ का रिसर्च करके ना कांग्रेस लाई, न मनमोहन सिंह लाए, न मोदी जी लाए। ये दुनिया में चल रहा था एक GST पे कि एक टैक्स लिया जाए, और टैक्स के ऊपर वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लिया जाए। और यही काम जो है कांग्रेस ने भी सोचा, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं किया, लागू कर दिया मोदी जी ने। तो कांग्रेस कहती है कि मेरा वाला आइडिया चुरा लिया। अरे तेरा कहाँ से था भाई, तेरा भी तो चोरी का था। मनमोहन जी भी अगर लाए थे तो चोरी का ही माल था उनका, आइडिया तो किसी और का था। तो चलो खैर, मान लीजिए कि जो है मनमोहन सिंह लाए, तो लागू अगर कर दिया तो आपको तो खुश होना चाहिए कि साहब मेरा इतना अच्छा आइडिया आपने लागू कर दिया, तो मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रजातंत्र में अगर विरोधी दल धन्यवाद दे दे तो काहे बात का प्रजातंत्र। वो तो प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत है कि विरोधी दल, उसका नाम ही गलत रखा है। लेकिन अगर नाम रखा है विरोधी दल
और जो सत्ता में नहीं उसको कहते हैं विपक्ष। तो जो आपका विरोधी है, आपका विपक्षी है, वो तो बोलेगा ही, उसका नाम ही गलत है। या आप जो है एलओपी का नाम जो है एसोसिएट प्रधानमंत्री रख दीजिए कि ये भी प्रधानमंत्री टाइप का है, तो वो आपकी कहो मदद भी करे थोड़ा बहुत। लेकिन विरोधी है तो विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध करने में वो लोग तो ठीक हैं जो विरोधी हैं। अब पत्रकार में तो दो मिलता नहीं है कि विरोधी पत्रकार या जो है सरकारी पत्रकार। अब अपने से लोग बट गए। लोग तर्क क्या दे रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा जीएसटी के बारे में हल्का सा बता दूं, क्योंकि मैं बहुत अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जानता हूं भाई साहब अर्थशास्त्र। ये भी मत सोचिएगा कि एकदम नहीं जानता, लेकिन एक साधारण भाषा में बताते हैं कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टैक्स की पद्धति लागू है। डायरेक्ट क्या है कि जो भी सामान खरीदेंगे, जो भी सेवाएं लेंगे आप, या जो भी आय आप करेंगे, उसके ऊपर टैक्स आपको जो है, ये स्लैब है, इतने इनकम पे इतना देना है, इतने पे इतना देना, वो आपको देना पड़ता है। ये हुआ डायरेक्ट टैक्स, जैसे आपका इनकम टैक्स। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो सामान आपने खरीदा उसके ऊपर टैक्स लग के आता है। वो टैक्स आपको पता नहीं कि आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। जैसे आपने कार खरीदा, अब आप कार लेने के लिए गए शोरूम पे, तो शोरूम ने बताया कि साहब इतने की कार है। मान लीजिए 1 लाख रुपया की कार बताया आपको, कैलकुलेशन पॉइंट आप उससे बोल रहे हैं 1 लाख में तो स्कूटर ना मिलती आज की डेट में। लेकिन आप मान लीजिए, हम लोग गणित में बहुत पढ़े हैं कि मान लीजिए, तो आप भी मान लीजिए 1 लाख रुपए की कार खरीदने गए, तो आप वो 1 लाख बताया, उसके ऊपर बताया कि सेल टैक्स एक जमाने में होता था, अब उसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक बीच में बात ध्यान में आ गई, बता दें, सेल टैक्स से जनता दुखी थी, तो एक बार मुलायम सिंह को चुनाव जीतना था। उन्होंने कह दिया कि मैं सत्ता में आया तो मैं उत्तर प्रदेश से सेल टैक्स ख़त्म कर दूंगा। अब भाई साहब गजब के आदमी थे, इतने ईमानदार आदमी थे वो कि आते ही उन्होंने सेल टैक्स ख़त्म कर दिया। तो किया क्या, सेल टैक्स की जगह उन्होंने सारे बोर्ड बदल डाले, सारे फॉर्म बदल डाले, सारे अफसरों का नाम बदल डाला और उसको कर दिया वाणिज्य कर। सेल टैक्स खत्म हो गया, व्यापार कर चालू हो गया, खाली नाम बदल गया, साइन बोर्ड बदल गया, बोर्ड बदल गया, व्यापार कर अधिकारी हो गया सेल टैक्स अफसर, और मामला जो है चला शानदार। लेकिन जो जीएसटी लागू हुई, बेसिकली वो इतना सिंपल, इतनी सरल तरीके से नहीं बदला गया। उसके अंदर सेल टैक्स में होता क्या था, आप कहीं से सामान खरीदे, गणना के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए 8% उसके ऊपर टैक्स था, तो आपने दिल्ली से मंगाया सामान, 8% टैक्स दे के ले आए। 1 रुपये का सामान 108 रुपया का हो गया। अब 108 आपकी लागत हो गई। अब आपने सामान बेचा 120 रुपया का। 120 रुपया का जब आपने सामान बेचा जो है, तो 20 रुपया का 8% आपने भी जोड़ा, 120 पे 8% लगा दिया, तो कितना लगा दिया, 9 रुपया 60 पैसा। तो अब टैक्स पहले दे के आए थे 8 रुपया, अब आप 9 रुपया 60 पैसा आपने और लगा दिया। तो आपने टैक्स वसूला जनता से 8 और 9, 9 8 17 रुपया 60 पैसा आपने वसूल दिया। अब वो गया किसी शोरूम में उसी 100 रुपये की सामान को उसने बेचा 200 का।
और 200 के ऊपर फिर उसने जो है टैक्स लगा दिया 8%, तो फिर 16 रुपया, 17 रुपया वो, 16 रुपया फिर। कस्टमर के हाथ में पहुँचते पहुँचते साधारण सी साधारण चीज़ के ऊपर 35-40% टैक्स लग जाता था, जो अब लगता कितना है। लोग कहते हैं कि अगर टैक्स घटाना था मोदी को तो उसने 8 साल क्यों लूटा। 8 साल भी नहीं लूटा बाबूजी। जरा सा चश्मा लगाइए, चश्मा उतारिए। ये बहकावे में मत आइए जो लोग बोलते हैं। मैं किसी मोदी का प्रशंसक नहीं हूँ, किसी भाजपा का प्रशंसक नहीं हूँ, मैं तो सबका प्रशंसक हूँ। आप कोई अच्छा काम करिए तो तभी तो हम आपकी प्रशंसा करें। जीएसटी पे आपकी प्रशंसा नहीं हो सकती अगर इस तरह की आप बातें करेंगे। रवीश कुमार का पोस्ट देख रहा था, अभी तो जीएसटी कम कर दिया है, अभी तो जीएसटी का लाभ मिलेगा। अभी भी आपने अगर बोला था कि 5% रहे, 2 ही टैक्स रहेगा, एक ही टैक्स रहेगा, तो 0% क्यों है, फिर 5% क्यों है, फिर 18% क्यों है। और लग्जरी आइटम पे, जिसको सिन प्रोडक्ट बोलते हैं, लग्जरी कारोबार छोड़ दीजिए, उसमें से तंबाकू, गुटखा, शराब, तो ये जो है जनता के लिए नुकसानदायक है। इनके ऊपर इन्होंने 40% लगाया हुआ है। जो सबसे बड़ा टैक्स स्लैब है, उस टैक्स स्लैब का पैसा तो आप कपड़े पे और जूते पे देते थे, जो मोदी सरकार सिगरेटों इसके ऊपर वसूल रही है। तो मति भ्रम में आप स्वयं न रहें, न जनता को मति भ्रम में डालें। जनता सीधी सादी है, उसको बेवकूफ़ मत बनाइए। जो सरकार की योजनाएं, जिस योजनाओं का लाभ मिलता है, उस लाभ को जनता तक पहुंच रहा है, उसकी प्रशंसा करिए। नहीं भी प्रशंसा कर सकते हैं तो कम से कम चुप रहिए। लेकिन इस तरह का झूठ फैलाना, ये पत्रकारिता की गरिमा गिराता है। रवीश कुमार जैसे लोग एक डिफरेंट मानसिकता के लोगों के तो जो हीरो बन सकते हैं, लेकिन वो समाज में पूर्ण रूप से सभी उनको स्वीकृति दें, सभी उनको मान्यता दें, ऐसा संभव नहीं है। उसको कभी भी मान्यता नहीं मिलेगी। अडानी ने नौकरी से निकाल दिया तो अडानी के खिलाफ है। अरे भाई, नौकरी देना या नौकरी से हटाना प्रिविलेज है किसी का। आपको हटाया जाना चाहिए था, अगर उसको लगा तो उसने हटा दिया। अब आप रोते रहिए। चैनल वाले अगर किसी भी पत्रकार को निकाल देते हैं तो अपना यूट्यूब चैनल खोल देता है और खूब पैसा कमाते हैं। यूट्यूब भी अच्छा खासा पैसा देता है। इनके मिलियंस व्यूज़ होते हैं और मिलियंस इनके सब्सक्राइबर होते हैं। ये पैसे से चक हैं, लेकिन दुखड़ा रोने से बाज नहीं आ पाते हैं। जितने पत्रकार हैं, ज़्यादातर को शुगर होगी, ज़्यादातर को ब्लड प्रेशर होगा। तो ऐसा नहीं कि उनको बहुत माल वो खा सकते हैं, लेकिन हवस को ज़िंदा रखने के लिए वो झूठ बोले पड़े हैं। कितना पैसा इनको चाहिए। बहुत सारे फोर्ड फाउंडेशन से लेके जो है मैग्नेसे अवार्ड वाले जो हैं, ये सब उन्हीं को देते हैं, क्योंकि ये भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। अब पत्रकार हैं, कोई नेता चला दे तो उसको कहेंगे भाई इसको पता नहीं था, लेकिन पत्रकार है, पढ़ा लिखा है। और जो इकोनॉमिक्स का जीरो पत्रकार है, वो ज्ञान दे रहा है। जिसको छोटी छोटी चीज़ की समझ नहीं है, जो एक दिन नहीं पढ़ा आपने यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स, 2 दिन दुकान पे तो बैठ लेते हैं। अगर आपके रिश्तेदारी में किसी की दुकान है तब आपको समझ में आता। तो ये जो कुछ जगह 0% हुआ, कुछ जगह 5% हुआ, कुछ जगह 12% हुआ, और यही मेन 3 स्लैब है। इससे जनता को तो तत्कालिक लाभ है, लेकिन हम लोग जब जोड़ते थे कि जीडीपी में 36% जीडीपी का हमको कर्ज चुकाने में वो पैसा जाता है। जो भी हमारा जीडीपी का 36% हमारा कर्ज चुकाने में जाता था। ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, हो सकता है कि अब ये बढ़ गया हो। और कर्ज भी नहीं, कर्ज का ब्याज चुकाने में जाता है ये पैसा।
तो हमें लगता था 36 करीब करीब 36 लाख करोड़ रुपया जो है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में खर्चा होता है। अगर आप पूरे खर्चे जोड़ लें नॉन प्रोडक्टिव, तो आपको डेवलपमेंटल वर्क के लिए जीडीपी का 8-10% ही मिलता है। कुछ पेंशन में चला जाता है, नॉन प्रोडक्टिव है, कुछ जो है ब्याज चुकाने में चला जाता है, नॉन प्रोडक्टिव है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट को मेंटेन करने में चला जाता है, नॉन प्रोडक्टिव है। तो डेवलपमेंटल वर्क के लिए 7 से 10% ही पैसा बचता है सरकारों के पास। तो जब जीएसटी चल रहा था 1,60,000 करोड़ रुपया महीने का कलेक्शन हो गया, फिर धीरे धीरे तब हम लोग मनाते थे कि अगर ये 2 लाख करोड़ हो जाए तो 24 लाख करोड़ रुपया जो है आएगा, तो उससे हमारा पैसा जो है इतना आएगा कि हम पेंशन दे पाने में या नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस को मीट कर पाने में हम लोग जो है सफल हो जाएंगे। देश अगर बड़ा बनाना है तो हमको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा और सरकार के पास कैश अप्रूवल्स ज़्यादा से ज़्यादा आए और जनता ना पीसे। तो बगैर जनता को पीसे अगर आपको पैसा कमाना है तो आप अपने व्यापार को समृद्ध बनाएं, जनता को समृद्ध बनाएं, ताकि जनता की जेब में पैसा रहे और आपकी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रही है उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जो प्रोडक्ट है उसको जनता खरीद सके। तो किसी दुकान में अगर बढ़िया वाली महंगी वाली मिठाई की दुकान चल रही है और उसके यहाँ भीड़ लगी है, तो आप मान लीजिए कि वहाँ की जनता सक्षम है, एक सेक्शन सक्षम है। जिस दिन गांव का किसान हवाई चप्पल पहन के आए और लखनऊ या इलाहाबाद या दिल्ली की जो है बड़ी सी मिठाई की दुकान पे जाके 4 किलो मिठाई खरीद लाता है, तब लगेगा कि ये देश जो है आगे बढ़ रहा है। तनिष्क के शोरूम में अगर किसान जाने लग जाए तब लगेगा देश आगे बढ़ रहा है। जाते हैं किसान, मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी की। ऐसा नहीं है कि किसान बहुत पैसे वाले होते हैं और बहुत जगह बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, लेकिन एक आम भाषा में जिसको किसान के नाम पे आप एक ने परसेप्शन बिठा रखा है कि ये गरीब है, मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ पढ़ के लगा कि किसान गरीब है। तो अगर वही वाला किसान जो मुंशी प्रेमचंद की किताबों में लिखा है, जो गोबर के पिताजी हैं, वो अगर जाए और जाके जो है अच्छी परचेजिंग कर सके, तो 2 आयाम है जीएसटी के रेट कम करने से कि जितना रुपया उनका कलेक्शन कम होगा उससे ज़्यादा वो व्यापार कर लेंगे, उससे ज़्यादा पैसा वो हमारी आपकी जेब से निकलवा देंगे कि साहब चीज़ें सस्ती हुई हैं, धड़ाधड़ खरीदो। उद्योगपतियों को मदद मिल जाएगी। टैक्स के रूप में जितना रुपया सरकार 2 लाख करोड़ रुपया वसूलती थी, अब चिंता ये होगा कि यार 2 लाख करोड़ कहाँ से आएगा। तो मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा आएगा तो 5% भी टैक्स दे के आपको जो 12% टैक्स पे जितना पैसा रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो 5% पे भी हो जाएगा। अगर आप व्यापार को 5 दुनिया 10 और 12 यानी कि करीब करीब जो है 2.5 गुना अगर परचेज ज़्यादा कर दे, अगर आप 1 पैंट खरीदते थे अब 2 पैंट तो 1 टी शर्ट आप खरीद लें इस दीपावली, तो घाटा नहीं होगा। सरकार का भी कलेक्शन बचेगा, आपका भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा और सारी चीज़ें जो है चलती रहेंगी। देखिए 2 लाख करोड़ रुपया तक तो ये वसूल रहे हैं। ये जीएसटी कम होने का, 5% होने का, 0% होने का, अगर आप देशभक्त हैं तो कलेक्शन 2 लाख से बढ़ा के 3 लाख करोड़ कर दीजिए अगले साल, और बल्ले बल्ले करते हैं हम लोग पूरा नए इस दिवाली में। तो आप कलेक्शन मेंटेन कर दीजिए और अगले दिवाली में आप कलेक्शन बढ़ा दीजिए, फिर देखो अमेरिका कैसे दबता है। एक पॉडकास्ट और करूँगा, उसमें बताऊँगा कि जो अमेरिका ने वीज़ा 6 लाख वाला 1 करोड़ का कर दिया है, उसके क्या प्रो एंड कॉन्स हैं
और शायद आपदा में अवसर मिलने वाला है हम लोगों को। तो भाइयों, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए इतना भाषण दिए, इतना अच्छा आपको। नमस्कार।